ऐसे जाएंगे? कैसे जाएंगे बताओ भैया, इधर आओ ना। हाँ, आप भी आ जाओ। खड़े हो जाओ। इसका हाथ पकड़ो, उधर खींचना। रुको ना, जब बोलूँगा तो। और जैसा मोशन लगे वो नेचुरल होने देना, रोकना मत अपने तरफ से। गिराएंगे नहीं, चिंता मत करो। जब मैं बोलूँगा 1 2 3 तो उधर चल रहा, एकदम पूरा फोर्स, एकदम दुश्मनी मत निकालना, ठीक है। 1 2 3। देखें सब किधर गया? आगे गया कि एंगल पे गया? फिर से देखो, फिर से पीछे चलो थोड़ा, नेचुरल होने देना, नहीं गिराएंगे, ठीक है। अब तो विश्वास हो गया ना। 1 2 3। किधर गया? क्या मेरे तरफ आया कि उसके तरफ गया? बीच में गया, बीच में गया ना। चलो बैठ जाओ। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा वेक्टर काम करे, एक वेक्टर काम करे तो उसके तरफ ही जाएगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा काम करेगा तो जो रिजल्टेंट जिधर होगा उधर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ गए? अब जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, रिजल्टेंट की केस में जो रिजल्टेंट बनाएगा वो मान लो पहले वाले के साथ एंगल अल्फा बनाया और दूसरे वाले के साथ एंगल बीटा बनाया, तो आपको बोला जाएगा कि ये बताओ कि अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, या दोनों बराबर है। तो तीनों केस पॉसिबल है, ठीक है। कैसे कैसे केस पॉसिबल है, पहले आपको न्यूमेरिकल डेटा समझाते हैं। इस ऑब्जेक्ट में मान लो इधर की तरफ 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर की तरफ भी 4 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है। तो उस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो मतलब टोटल एंगल मान लो 90 है, तो ये 45 हो जाएगी और ये भी 45 हो जाएगी, ये दोनों बराबर हो जाएगी। जब इक्वल इक्वल फोर्स लगेगा तो एंगल भी, मतलब हम कंडीशन कह सकते हैं, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर हो तो अल्फा और बीटा बराबर होंगे, ठीक है। ये बात समझ गए? दूसरी बात है, इसके तरफ मैं 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और इसके तरफ मैं 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, 90 डिग्री का एंगल है। तो अब जो रिजल्टेंट निकलेगा वो इसके साथ अल्फा एंगल बनाएगा और इसके साथ बीटा एंगल बनाएगा। अगर आप इस एंगल को निकालोगे अल्फा तो 3/4 आएगा, मतलब ये 37 डिग्री आने वाला है जब कैलकुलेट करेंगे। मैंने कल पिछले क्लास में कभी बताया था tan थीटा इक्वल टू y/x, देखो मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, पूछा भी नहीं कि आऊं कि नहीं आऊं। ए भाई अब तो पूछ लो। देखो हमने आपको एक दिन पढ़ाए थे tan थीटा इक्वल टू y/x, tan अल्फा इक्वल टू y/x पढ़ाए थे ना। y मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, x मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ अगर ये एंगल अल्फा निकाला जाए तो 4/4 तो 1 हो जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती? 45 डिग्री पे, इसीलिए हमने यहाँ 45 लिखे, बराबर। इधर से भी निकालोगे तो ये 4/4 1 ही होगा, और इधर से भी निकालोगे तो ये 4/4 1 ही होगा। इस केस में ये एंगल निकालेंगे तो 3/4, tan थीटा की वैल्यू 3/4 37 डिग्री में होती, बताया हूँ मैंने एक दिन। tan 37 की वैल्यू 3/4, तो इसलिए ये 37 डिग्री होगी। इधर से निकालोगे आप तो 53 हो जाएगा, tan बीटा इक्वल टू 4/3, 4/3 53 डिग्री होती, 53 डिग्री। अब आप देख के बताओ कि कौन एंगल बड़ा है कौन एंगल छोटा है? बीटा बड़ा है और अल्फा छोटा, मतलब रिजल्टेंट किसके तरफ ज्यादा झुका हुआ है? 4 न्यूटन की तरफ कि 3 न्यूटन की तरफ? 4 न्यूटन की तरफ। तो ये नेचुरल बात है, एक इंसान के ऊपर 2 फोर्स अगर काम करे तो रिजल्टेंट बड़े फोर्स की तरफ होगा। किसके तरफ होगा? बड़े फोर्स की तरफ होगा, बराबर। जैसे मैंने किसी को भी लालच दिया, ठीक है, मैंने बोला 100 रुपए दूंगा, और कोई आया बोला कि 120 रुपए दूंगा, तो किसके प्रति ज्यादा लालच होगा? 120 रुपए के प्रति कि 100 रुपए के प्रति? तो मन में इंटेंशन कौन सा पैसे लेने का होगा? बोले कि दोनों में से एक ही ले पाओगे,
दोनों को नहीं ले पाओगे, तो कौन सा होगा 120 ना। तो ठीक वैसा ही नेचुरल फिनोमेना है ये, ज्यादा फोर्स जिधर होगा रिजल्टेंट उसकी तरफ झुका हुआ रहेगा, बराबर। तो रिजल्टेंट ज्यादा फोर्स की तरफ होगा, मतलब हम यहां से एक लाइन बोल सकते हैं हमेशा कि रिजल्टेंट टुवर्ड्स मोर फोर्स। फोर्स मतलब वेक्टर, कोई भी जो वेक्टर बड़ा है उसके तरफ होगा। तो जिसके तरफ होगा उसके साथ एंगल छोटा होगा कि बड़ा होगा, एंड मेक्स स्मॉल एंगल। इसका उल्टा भी लिखने की जरूरत फिर नहीं है, जो फोर्स छोटा होगा उससे रिजल्टेंट दूर और उससे एंगल बड़ी, बराबर, हाँ या ना। और जो फोर्स बड़ा है उसके रिजल्टेंट उसके पास और उससे एंगल छोटा, मतलब एंगल हो गया छोटा और इससे हो गया ये पास, ये एंगल हो गया बड़ा और इससे हो गया ये दूर। इतनी बात समझ गया सबको। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक बात तो ये हो गया जो आपको समझ में आ गया। दूसरी बातें क्या हो जाएगी, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बड़ा हो मैग्नीट्यूड ऑफ बी से, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बड़ा हो मैग्नीट्यूड ऑफ बी छोटा हो, तो बी से जो एंगल बना वो बड़ा होगा और ए से जो एंगल बनेगा वो छोटा होगा। इसका मतलब अल्फा छोटा होगा, बीटा बड़ा होगा। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए छोटा हो मैग्नीट्यूड ऑफ बी बड़ा हो तो अल्फा बड़ा हो जाएगा और बीटा छोटा हो जाएगा। क्या आप बताओ, ये तीनों बातें समझ गए? क्वेश्चंस में आएगा ये सब बातें आपको, ऐसे पूछा जाएगा कि दो वेक्टर हैं, एक का रिजल्टेंट ज़्यादा है एक का कम है, किसके साथ एंगल बड़ा होगा किसके साथ एंगल छोटा होगा। तो इस पूरी बातों को इस तरीके से सोचो, दिमाग में बैठाओ, तो आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा कि बड़े फोर्स की तरफ रिजल्टेंट होगा, मतलब बड़े फोर्स से एंगल छोटा बनेगा, छोटे फोर्स से दूर बड़े फोर्स के पास, ठीक है, छोटे फोर्स से और बड़े फोर्स के पास, ठीक है। इतना जम गया? एक बार देख लो इस बात को। ये बातें सबको समझ जाती है, बट जब यही चीजें पूछा जाता है तो फिर नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि ये समझने से मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने तक की कहानी हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता शुरुआत में, बाद में तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, पर अभी जो क्वेश्चन आएगा तो ये सब सवाल आएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये बातें इस तरीके से बताया। रिलेट करो और आप ये देखो कि ये जो तीनों मैंने लिखा हुआ सही है या नहीं है। और सही है तो आपके दिमाग में बैठा है कि नहीं बैठा है, ये देखो। मतलब जरूरत पड़ने पे आप उस बात को सोच पाओगे कि नहीं सोच पाओगे, बरोबर है? इतना समझ गए? ठीक। थोड़ा आप आगे देखते हैं। अब वो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? तो जब दो वेक्टर हो, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट है वो एक्चुअली में वेक्टर प्रकार से देखो तो इसका सम ही होता है, इसे ही बोलते हैं रिजल्टेंट। वेक्टर तरीके से बस ऐड कर देना, प्लस करना तो अपन पहले ही सीख चुके हैं, ठीक है ना। ए गिवन हो बी गिवन हो तो अपन ऐड कर देंगे, तो वही ऐड करना सीखे, जो ऐड करके आता है वही है रिजल्टेंट एक्चुअली में। अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं इसको करता हूँ स्क्वायर दोनों तरफ। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो देखो ये स्क्वायर का मतलब होगा आर डॉट आर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर मतलब 2 बार ए प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 बार बी प्लस 2 ए बी मतलब ए और बी, बराबर है? कोई प्रॉब्लम? मैथमेटिकली सब ठीक है। मतलब कोई भी वेक्टर 2 बार होता है तो इसे आर डॉट आर को मॉड आर लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ए डॉट बी को क्या लिखते हैं? फॉर्मूला क्या था ए डॉट बी का? बताओ, पढ़ाया था मैंने, डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था? मॉड ऑफ ए
मॉड ऑफ बी कॉस थीटा था ना। तो आर डॉट आर का मतलब क्या हुआ, दो वेक्टर दोनों आर है, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है कि अलग है। अगर दो वेक्टर सेम ही वेक्टर हो, जैसे आई वेक्टर और आई वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन जे वेक्टर और जे वेक्टर दोनों का डायरेक्शन, तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो इसके बीच का एंगल जीरो। तो अगर एंगल जीरो हो तो कॉस जीरो की वैल्यू, इसलिए सिर्फ ये दोनों पार्ट लिखेंगे। आर वेक्टर आर का स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ आर इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 इसलिए नहीं लिख रहे, बराबर। इसी तरीके से यही कॉन्सेप्ट इधर लगाएंगे। ए डॉट ए का मतलब मॉड ऑफ ए, फिर उसी तरीके से बी डॉट बी का मतलब मॉड ऑफ बी प्लस, अब ये ए और बी अलग अलग है तो इसलिए 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली में ये आर स्क्वायर हो गया क्या, मॉड ऑफ आर का, ये मॉड ऑफ ए का, ये मॉड ऑफ बी का, प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आएगा। तो जो रिजल्टेंट का फाइनल फॉर्मूला आया हमारे पास, वो आया रिजल्टेंट मतलब मॉड आर, इसी को आप मॉड ऑफ ए प्लस बी कह सकते हो। इसका फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारे रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो गया, बराबर। एक बार देख लो तो आप पूरी बातें, ये सब बातें आपको आगे चल के याद रहे चाहे नहीं रहे, ज़्यादा मतलब नहीं रहता, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। लेकिन आप देख एक बार अच्छे से लो कि मैंने कोई ऐसा लोचा नहीं किया हो और कोई बड़ा अभी मैथ लगा भी नहीं है कि आपको नहीं जमेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक, बराबर। अब देखो यहाँ से कंडीशन बनेंगे। पहला कंडीशन, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। यही मतलब होगा ना, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो। तो बताओ कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उस वक्त जो रिजल्टेंट होगा वो क्या लिखा जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ध्यान से, इसे हम a प्लस बी का, अब ये स्क्वायर और रूट, तो जो रिजल्टेंट होगा वो सीधा सीधा हो जाएगा a प्लस, ए मतलब मॉड ए और b मतलब मॉड b। सिंपली उसको एडिशन कहेंगे, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। कॉस थीटा की वैल्यू जो 1 है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होगा कभी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, ये रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू है। इससे ज़्यादा वैल्यू रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है कभी वेक्टर का। दूसरा, थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो जाए, या मैं एक एक एग्जाम्पल करते चलता हूँ ताकि आपको सब बात समझता चले जाए। जैसे कि मान लो इस पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक वेक्टर इधर की तरफ है 4 न्यूटन का और दूसरा इसी पे लग रहा है 6, मान लो 3 न्यूटन का फोर्स। तो इस पर कुल मिलाकर के कितना लग रहा है, तो सिंपली ऐड कर देंगे 3 + 4 7, बराबर। क्योंकि हमको ये क्या समझ में आया, दोनों पैरेलल है, पैरेलल है मतलब ये वाला केस। अब ये वाला केस में रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों का सम। तो 4 + 3 कर दी, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा कंडीशन, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तो बताओ cos 90 कितना होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्या, सिर्फ क्या बचेगा, तो इस केस में 90 डिग्री का मतलब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस की तरफ 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो बोला रिजल्टेंट क्या होगा, तो बोलेंगे रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस
4 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 9 प्लस 16 हो जाएगा 25। आंसर कितने हो गए 5 न्यूटन। बराबर। कौन से डायरेक्शन में लगेगा तो इधर की तरफ लगेगा 5 न्यूटन। ठीक है, 4 की तरफ 3 से दूर, क्योंकि 4 बड़ा है और 3 छोटा है। इसी में अगर ए और बी बराबर हो, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री भी हो और ए की मैग्नीट्यूड जितनी है उतनी ही बी की मैग्नीट्यूड। अभी जो ए और बी लिए बराबर लिए कि अलग अलग लिए? अलग अलग लिए। लेकिन अगर इक्वल हो जाए, ए और बी दोनों बराबर है, तो जैसे बी है उसे भी ए लिख सकते हैं। तो बताओ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? और रूट के बाहर करूंगा तो उसे क्या लिखूंगा? ए रूट 2। मतलब ऐसा रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऐसा रूट अंडर 2 ए स्क्वायर। तो स्क्वायर ए का तो बाहर आ जाएगा ए, और 2 रूट में बच जाएगा। तब उस केस में जो रिजल्टेंट होगी वो रूट 2 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। ये बड़े काम की चीज़ है, बहुत बार काम आती है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है, इस पे लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स और इधर भी लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। ये एंगल 90 डिग्री। अब देखिए दोनों बराबर बराबर है, तो रिजल्टेंट डायरेक्टली बोल देंगे 10 रूट 2। ठीक है, एक का 10 है, दूसरे का भी 10 है, और दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट सीधा सीधा रूट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। मान लो इधर 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर भी 6 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, ये एंगल 90 है। रिजल्टेंट बोला तो बिना कैलकुलेशन के क्या बोल देंगे? 6 रूट 2। समझ गए? ठीक है, तीसरा कंडीशन पे चलते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, 180 मतलब दो वेक्टर एंटी पैरेलल, बराबर, तो उस केस में cos 180 क्या होता बताओ? तो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था, तो उसके जगह क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो उस केस में जो रिजल्टेंट होगी वो हो जाएगी मॉड ए माइनस मॉड बी। बस इसमें ध्यान रखना, बड़े में से छोटा को माइनस करना। मतलब बड़े में से किसको माइनस करना? छोटा को माइनस करना। ठीक है, तो ये वैल्यू सबसे कम होगी, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1 सबसे छोटी वैल्यू होती है, उससे छोटी वैल्यू cos थीटा नहीं होती। तो ये जो है वो मिनिमम वैल्यू है किसी भी रिजल्टेंट का। एग्जांपल ले लो, देखो इसके तरफ इधर 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसके तरफ मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 180 डिग्री का एंगल है। मतलब रिजल्टेंट कितना होगा? तो क्या बोलेंगे? 2। 7 माइनस 5 बराबर है। एक और एग्जांपल, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर मान लो 3 न्यूटन का या 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। रिजल्टेंट बोला तो क्या बोलेंगे? 6 न्यूटन। बड़े में से छोटे को माइनस करना है। इधर 10 में से 4 माइनस हुआ या 7 में से 5 माइनस हुआ। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो इधर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। रिजल्टेंट क्या लेंगे? 11। 15 माइनस 4 करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। ये बात जम गया? ये बात 3 कंडीशंस। इसके बाद का 1-2 कंडीशंस और होते हैं, बाद में लिखेंगे, पहले आप इतना लिख लो। हो गया क्या? अब देखिए नेक्स्ट, चौथा कंडीशंस। अगर ऐसा हो कि दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर हो और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो, तो जो रिजल्टेंट होगी ना, तो देखो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, बी की जगह भी ए, 2a, बी की जगह भी a इंटू cos 60। आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर हो गया और ये 2a स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दोनों मिलकर के हो जाएगा 3a स्क्वायर। रिजल्टेंट हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ a। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपन को ध्यान रखना है कि ऐसा केस में जो रिजल्टेंट होगा
तो कितना हो जाएगा √3 टाइम्स। एग्जाम्पल के रूप में जैसे एक वेक्टर मान लो 5 न्यूटन इधर काम कर रहा है और दूसरा भी 5 न्यूटन काम कर रहा है, बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो बिना निकाले ही रिजल्टेंट हम क्या बोल देंगे 5√3। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों वेक्टर बराबर है और दोनों के बीच का एंगल 60 है। तो जब भी दो वेक्टर बराबर हो, इक्वल हो और उसके बीच का एंगल 60 हो, तो रिजल्टेंट एक का कोई भी पकड़ लो, उसमें √3 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसी तरीके से एक और कंडीशन आता है, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर हो और थीटा की वैल्यू 120 डिग्री, मतलब ऐसा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर भी ए ही है मान लो, और एंगल 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट उस वक्त इसके बीच में होता है, बिल्कुल बीच में। वेक्टर बराबर होता है, एंगल भी बराबर बराबर होगा, ऐसा पहले बता चुका हूँ, मतलब यहाँ से 60 बनाएगा, यहाँ से 60 बनाएगा, उस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो अगर आप निकालोगे तो देखो इसी में a², दूसरे भी a², फिर 2a cos 120, cos 120 की वैल्यू -1/2 होता है, तो अगर माइनस साइन यहाँ आएगा तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 2a² - a² क्या बचेगा, और रूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा, तो उसमें रिजल्टेंट 1 के बराबर हो जाता है। मतलब ऐसा समझो कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मान लो 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और दूसरा 20 न्यूटन इधर लग रहा है और ये 120 डिग्री एंगल मालूम है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इधर की तरफ होगी और वो भी 20 के बराबर होगी। बिना सॉल्व किए बता सकते, दो वेक्टर अगर बराबर हो और उसके बीच का एंगल 120 हो, 120 हो, तो रिजल्टेंट 1 के बराबर। मतलब 3 कंडीशन स्पेशल आया, एक 90 में आया a = b रहेगा तो √2 है, 60 में आया a = b रहेगा तो √3 है, और a = b रहेगा और 120 एंगल आया तो किसी एक के बराबर, मतलब a के बराबर। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं पकड़ूँ, मान लो इधर की तरफ 8 न्यूटन का फोर्स है, इधर की तरफ 8 न्यूटन का फोर्स है और ये एंगल 120 डिग्री, तो जो यहाँ रिजल्टेंट बनेगी वो क्या बनेगी 8 के बराबर। मतलब ये सब स्टैंडर्ड कंडीशन है, अगर याद रह जाए तो सॉल्व कैलकुलेशन आसान हो जाता है, फास्ट हो जाता है, मतलब फिर फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे तब भी आपको 80 आना है, तो ये पूरा स्टेप गायब हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लिख लो ये दो कंडीशन।
क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार देखो, हमने रिजल्टेंट की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी निकाली, ए प्लस बी, और कम से कम कितना, ए माइनस बी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट मिलने वाला है वो उसका रेंज ऐसा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ए प्लस बी और कम से कम ए माइनस बी। ये रेंज ऑफ रिजल्टेंट हुआ। ये बातें भी याद रखना है। जैसे मान लो बोलेगा कभी कभी दो वेक्टर है, एक 5 न्यूटन का और एक 4 न्यूटन का, अब बोलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना रिजल्टेंट हो सकता है बताओ। एक 5 है, दूसरा 4 है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है रिजल्टेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकते हैं 9, 5 + 4, और कम से कम कितना हो सकते हैं 1, 5 - 1। ठीक है, मतलब रिजल्टेंट उसकी 1 और 9 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। अगर एक 4 और एक 5 है तो रिजल्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा 9 हो सकते हैं, कम से कम 1 हो सकते हैं। तो जो रिजल्टेंट है 1 और 5 के 9 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। सब डिपेंड करेगा एंगल पे, जैसे जैसे एंगल बदलेंगे वैसे वैसे रिजल्टेंट बदलता जाएगा। 180 डिग्री एंगल पे 1 हो जाएगा और 0 डिग्री एंगल पे 9 हो जाएगा, बाकी एंगल पे अलग अलग डेटा होगा। यही मतलब हुआ रेंज का। बना पा रहे सवाल? इसकी रिजल्टेंट वैल्यू कितनी होगी 17, इसकी रिजल्टेंट वैल्यू 12 - 5 7, इसकी रिजल्टेंट वैल्यू 8√3, इसकी रिजल्टेंट वैल्यू 4√2, इसकी रिजल्टेंट वैल्यू 15 ही होगा ना। अब आगे में सॉल्व करना पड़ेगा वैल्यू आपको, इतना तो ठीक है, स्टैंडर्ड था। इसका सॉल्व करेंगे। a² 2 का स्क्वायर 4 + 4 का स्क्वायर 16 + 2ab 2 × 2 × 4 × cos 30, 4 + 16 20 + 2 × 4 4 × 16, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो जाएगा √20 + 8√3। ये वाला केस में रिजल्टेंट हो जाएगा √5 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 2 × 5 × 4 × cos 60। सॉल्व करेंगे इसे। 5 का स्क्वायर 25 + 16 + 5 2 × 5 4 = 20, cos 60 की वैल्यू 1/2, ये कैंसिल हो गया। 25 + 16 + 20 61 हो जाएगा आंसर। cos 90 तो 0 हो जाता है। हो गया। इस टाइप के सवाल रहेंगे तो बनेंगे क्या? चलो एक क्वेश्चन लिखो।
टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, या फिर सिर्फ 9 एंड 5 भी बोल सकते हैं, न्यूटन दे ऐसा जरूरी नहीं है, 9 एंड 5 acting on object, then resultant, या फिर ऐसा then which of the following resultant not possible, which of the following resultant not possible, which of the following resultant not possible, ऐसा ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 3 5 7 11 13 -4 15 7। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 फोर्स लग सकता है, कौन कौन सा फोर्स? 9 न्यूटन और 5 न्यूटन। तो कौन सा रिजल्टेंट इसमें से पॉसिबल नहीं है? ऐसे टाइप के सवाल आते हैं, नीट में पूछा गया है, 2 बार ऐसे सवाल पूछे गए। तो बताओ जो पॉसिबल रेंज है रिजल्टेंट का वो कितना है? जो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू है वो a प्लस बी के बराबर, मतलब 9 + 5, और मिनिमम जो वैल्यू है वो a - b, कितना? तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो 4 और 14 के बीच में रहेगा। अब आप सोचो जो जो ऑप्शन है वो पॉसिबल है और जो ऑप्शन नहीं है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या ये पॉसिबल है? नॉट। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? ये नॉट, ये नहीं। इतनी बात सबको समझ में? कितने लोगों को समझा बताओ? इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल आएगा तो बनना चाहिए, बराबर? तो इसका मतलब यहाँ का आंसर क्या होगा? पॉसिबल बोला कि नॉट पॉसिबल बोला? नॉट पॉसिबल। तो आंसर होगा 1 6 7 और 8। बना दो। आगे कल करते हैं।